कि पार्ट 6 चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ओके, इस चैप्टर में इस पार्ट में हम रिव्यू एक्सरसाइज को हम देखेंगे कि उसके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको रिव्यू करते हैं कि उसमें क्या क्या सिचुएशन है। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ना एक सीरीज़ हमें दी हुई है 14, 24, 18, 30 और एक नंबर उसके अंदर मिसिंग है और इस सीरीज़ के मुतालिक उन्होंने बताया, इस लिस्ट के मुतालिक बताया कि इसका मीन जो है 23 है। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपने ये जो मिसिंग नंबर है इस सीरीज़ में वो आपने फाइंड करना है। तो इसका जो आंसर है वो है 29। लेकिन आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से आप इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि जो नंबर है ये 29 है। तो मीन आपको जैसे पहले बताया था कि मीन कैलकुलेट करने के लिए सीरीज़ के तमाम जो नंबर्स हैं उनको हम ऐडअप करते हैं और टोटल नंबर ऑफ जितने नंबर्स हैं सीरीज़ से उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन निकल आता है। तो ये गिवन सीरीज़ है तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो गिवन जो नंबर मिसिंग है वो x है। तो हम इन तमाम एलिमेंट्स को हमने ऐडअप किया विद इन और जो मिसिंग एलिमेंट है उसको हमने x रखा है तो इसको डिवाइडेड बाय 5 किया है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 23 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मीन्स डेफिनेशन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। ये सिंपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है, ऐडअप करना है और x की वैल्यू आपने फाइंड अप करने की कोशिश करनी है कि x एंड के ऊपर क्या निकलता है। तो ये एक्सप्रेशन हमें हेल्प आउट करेगा x की वैल्यू फाइंड अप करने में और जो x होगा वो हमारे पास 29 उसकी वैल्यू निकलेगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि मिसिंग नंबर आपने इस सीरीज़ में से फाइंड करना है और जब मीडियन जो है वो 26 है। तो एक सीरीज़ दी हुई है उसके अंदर एक एलिमेंट मिसिंग है और गिवन ये है कि इस सीरीज़ का जो मीडियन है वो 26 है। तो आपको पता है कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं मीडियन के लिए। तो हमने जो गिवन सीरीज़ थी उसको हमने लिखा असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया उसको और हमारे पास जो गिवन है इसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर्स गिवन है हमारे पास। तो हमने इस सीरीज़ को लिख लिया 7 नंबर्स में। 28 राइट नाउ इसका मिड है। अब जो सेकंड एलिमेंट है वो हमने चेक करना है कि वो क्या है बेसिकली सेकंड एलिमेंट। तो ये हम देख चुके हैं कि जब हम इसके अंदर एक और एलिमेंट आएगा तो इसकी जो इस सीरीज़ की जो लेंथ है वो हो जाएगी तकरीबन 8 हो जाएगी। 8 के केस में जो मीडियन होता है वो हमेशा 4th वैल्यू होती है या उससे अगली 5th वैल्यू, इन दोनों का मीन होता है। ठीक है, तो 4th वैल्यू इसके अंदर 28 है और 5th वैल्यू यहाँ पर 35 वो नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों को प्लस करके अगर 2 पे डिवाइड करें तो वो 26 नहीं आता। तो यहाँ पर बेसिकली एक वैल्यू मिसिंग है या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक वैल्यू मिसिंग है। तो ये 4th और 5th को हम ऐड करें तो जो डिवाइडेड बाय 2 करें तो 26 आना चाहिए। तो या तो यहाँ पर कोई एलिमेंट मिसिंग है या यहाँ पर कोई एलिमेंट मिसिंग है क्योंकि इन दोनों को ऐडअप करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 ये 26 आना चाहिए हमें गिवन है। तो हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया 28 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 26 होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x निकल आया 24 जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो 24 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 26। तो 24 हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, थर्ड वन है कि विच नंबर विच इंडिकेट्स हाउ ऑफन ए वैल्यू अकर्स इज कॉल्ड डैश। एक नंबर जो कि ये बताए कि कोई एक नंबर एक वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है एक डाटा सेट के अंदर। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी ये रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी वैल्यू कितनी दफ़ा एक डाटा सेट में रिपीट हो रही है। और सेकेंडली ये कि
जो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ के, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसको हमने किसी एक ख़ास अरेंजमेंट में लिख लिया है, वो टेबुलर अरेंजमेंट भी हो सकता है, वो एक ग्राफिकल वो उसमें भी हो सकता है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को अरेंज करें और किसी एक ऑर्डर में लिखें, किसी एक डिसिप्लिन में लिखें, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, राइट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिफ्थ वन है कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे रिप्रेजेंट करें बाय द मीन्स ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगुलर बार्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करें, कि जो विड्थ है उस रेक्टेंगल की वो क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करे, और जो उस रेक्टेंगुलर बार का जो एरिया है वो प्रोपोर्शनल हो फ्रीक्वेंसीज के। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम हिस्टोग्राम कहते हैं, जिसके अंदर रेक्टेंगुलर बार्स के ज़रिए फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि एक मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमने 3 मैयर्स पढ़ी हैं इस चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी की। तो ये फ्रीक्वेंसी सेंट्रल टेंडेंसी की ऐसी मैयर जिसमें हम डाटा को डिस्क्राइब करते हैं उसकी सेंट्रल पोजीशन से। तो सेंट्रल पोजीशन क्या है उस डाटा की? ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, ये एक रिपीटेड वैल्यू होती है, या एक डुप्लीकेट वैल्यू होती है, या एक सिंगल वैल्यू होती है। तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि डाटा के अंदर सेंट्रल पोजीशन क्या है। तो एवरेज मोड जो मीडियन है, ये एक रिज़ल्ट जो हमें देते हैं वो एक सिंगल वैल्यू होती है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मोड में हमेशा कोई 2 या 2 से वैल्यूज़ ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो लेकिन अवेलेबल चॉइसेस के मुताबिक यही है कि हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू को आंसर देती है हमें। अच्छा, एक स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाइज सिंगल वैल्यू एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंगल वैल्यू है वो पूरे के पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे स्टैटिस्टिकल मेजर को हम क्या कहते हैं? अब अवेलेबल चॉइसेस के अंदर जो है मीन एक ऐसी वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट करती है, ये एक सिंगल वैल्यू होती है और ये रिप्रेजेंट करती है पूरे के पूरे डाटा सेट को, राइट। तो मीन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू विच ऑक्युपाइज मिडल पोजीशन व्हेन ऑल वैल्यूज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम डेटा सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो मिडल में जो पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन, राइट, मीडियन कहते हैं उसको। अच्छा, द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा, एक वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है डाटा सेट में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो उसको हम उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ओके, अब रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर, ये हमें ना 4, 5, 6 सीरीज़ दी हुई हैं, 5 सीरीज़ दी हुई हैं हमें, और हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। तो हम पिछली एक्सरसाइज में हम इसको बहुत दफ़ा, ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो सेम लाइक उसी तरह से ये हमारे पास एक सीरीज़ है, इसका हमने मीन फाइंड आउट किया, सम अप किया, टोटल नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास मीन निकल आया। और मीडियन के लिए हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो n जो हमारे पास 7 है, तो फोर्थ टर्म के ऊपर जो वैल्यू है वो मीडियन है, तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो 4 ही एग्जिस्ट करता है, तो हमारा मीडियन 4 निकला। और कोई एक वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वो मोड होगा, और इस डाटा सेट में वो वैल्यू है 3, जो कि 3 टाइम्स ही रिपीट हो रही है। सेकंड क्वेश्चन में ये डाटा सेट है हमारे पास, एवरेज निकालने के लिए सम अप किया, डिवाइड किया, हमारे पास मीन 11 आ गया, और इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 9 है, तो फिफ्थ जो लोकेशन होगी 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, जो फिफ्थ टर्म होगी वो हमारा मीडियन है। फिफ्थ टर्म इस डाटा सेट में हमारी 11 है, और मोड जो कि रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा टाइम,
जो 12 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इस डेटा सेट का हमारे पास जो मोड है वो 12 होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सी पार्ट है हमारे पास, मीन सम अप किया, डिवाइड किया टोटल नंबर से, हमारे पास मीन आ गया 5.5 और मीडियन के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और एन हमारे पास 5 है, तो जो मीडियन निकालने के लिए फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आएगा, मीडियन आएगा। और मोड हमारे पास 5 है जो कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है डेटा सेट में। डी पार्ट है हमारे पास, इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने मीन निकालने के लिए सम अप किया, डिवाइड किया 8 से, तो मीन हमारे पास आ गया स्टेट 7। ओके, मीडियन निकालने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और एन हमारे पास है 8, तो हमारे पास फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास मीडियन। तो फोर्थ टर्म में हमारे पास 8 और फिफ्थ टर्म में हमारे पास 7, इन दोनों को एडअप किया, 2 से डिवाइड किया, 7.5 मीडियन आ गया। और मोड है हमारे पास 8 जो कि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है डेटा सेट के अंदर। ओके, अब हमारे पास ये ई पार्ट है। ई पार्ट में हमारे पास डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स नहीं दिए हुए, डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमने इनका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन बहुत सिंपल है, सबको एडअप किया, 7 पे डिवाइड किया, हमने फ्रैक्शंस को भी कैटर फॉर करना है इसके अंदर। जब डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन को भी देखना है कि उसको किस तरह से हमने देखना है। और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेसिमल के बाद एक नंबर तक हमें वो दी हुई है वैल्यूज़, तो हमें आंसर के अंदर भी फ्रैक्शन के बाद, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक नंबर तक हमने उसको लेकर जाना है। और जब डिवाइड करेंगे तो इसको एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर तक लेकर जाएंगे, आंसर को वहीं पे स्टॉप करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे मीडियन के लिए। अब चूंकि इसके अंदर पॉइंट्स भी हैं तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को भी हमने सामने रखना है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए जैसे कि 156.9 बड़ा है 156.1 से, तो हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब एन हमारे पास इसके अंदर 7 है, तो 7 मीन्स 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है वो हमारे पास मीडियन है, तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर 154.3 है। और हमने रिपीटेशन देखनी है मोड के लिए, तो 153.2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है लास्ट में, तो इसलिए हमारे पास इसका मोड जो है 153.2 होगा। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन है कि 20 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, वहाँ पर कोई टेस्ट लिया गया है और नीचे टेस्ट के रिजल्ट्स शो हुए हैं। तो बेसिकली 20 स्टूडेंट का रिजल्ट का एक डेटा सेट है। आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और फिर आपने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो लोएस्ट जो स्कोर है 55 है, हाईएस्ट स्कोर 89 है। तो हमने अब इसमें क्लास इंटरवल साइज हमने निकालना है, तो इसको हम माइनस करेंगे, रेंज में मैक्सिमम को मिनिमम में से माइनस किया। तो क्लास इंटरवल उन्होंने दिया हुआ है कि इसको आपने 5 रखना है, हमें निकालना नहीं है, ये गिवन है कि क्लास इंटरवल आपने इसके अंदर 5 रखना है। तो 50 मिनिमम वैल्यू से हमने स्टार्ट किया और 555 इसके अंदर हमने ऐड किया, तो हमने वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू कवर हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हाईएस्ट स्कोर थी 98, तो आखिरी जो क्लास निकली है इसके अंदर 98 कवर हो रहा है। जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू कवर हो इसको हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। सेकंड कॉलम के लिए आपको बताया था कि ये इस डायगोनल शेप में आपने देखना है और 60 में से 1 को माइनस किया 59, 75 में से 1 को माइनस किया 74। इस तरह से आपने दूसरा कॉलम ड्राइव कर लेना है। फ्रीक्वेंसी आपने नोट करनी है डेटा सेट से, आपने चेक करना है 50 to 59 इस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं डेटा सेट में, तो वो 1 है। इसी तरह से आपने सब क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को नोट करना है और वो आपने यहाँ पर लिखना है। क्लास बाउंड्रीज हमें चाहिए, ये हमें इसलिए भी चाहिए कि जब हम हिस्टोग्राम डिफाइन करते हैं तो उसके एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्लास बाउंड्रीज रखनी है। तो क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का पूरा कॉलम आ गया। अब इन्हीं क्लास ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसको कैलकुलेट करके लिख लें, तो ये हमारे पास 20 हो गया, ये मैचअप हो गया हमारे पास एंड के ऊपर, तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम लेना है।
हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्लास बाउंड्रीज लगानी है। तो स्टार्ट करेंगे 54, ये क्लास बाउंड्रीज के लिए 54, फिर आएगा हमारे पास 64, 69, 74, 79, ये पूरा कॉलम फर्स्ट वन यहाँ से स्टार्ट करना है और ये पूरा यहाँ तक आएगा हमारे पास, राइट। ये हमने क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस के अलोंग रखनी है हिस्टोग्राम के। तो ये हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज ये पूरी हमने इक्वेट कर दी एक्स एक्सिस के अलोंग, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेरी कहाँ से कहाँ तक करे, 1 से लेके 5 तक वेरी कर रही है। तो हमने 1 से लेके 6 तक हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रख ली यहाँ पे। अब हमने एक एक क्लास पकड़नी है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है और उतना एक हमने रेक्टेंगुलर बार बना देना है। रेक्टेंगुलर बार की जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। अगर किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 है, देखेंगे हमारे पास ये क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसका रेक्टेंगुलर बार हम ड्रॉ ही नहीं करेंगे, यहाँ पर स्पेस रह जाएगी। तो इसी तरह से ये क्लास है हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, सबसे ज़्यादा है, तो ये हमने बार्स बना दी इक्वल विड्थ की, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, हिस्टोग्राम हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्राइस ऑफ ए 10 लीटर ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर वाज रिकॉर्डेड एट सेवरल स्टोर, कि बहुत सारे स्टोर्स का सर्वे किया गया और 10 लीटर का जो ड्रिंक है उसकी प्राइस को नोट डाउन किया गया। तो प्राइस का हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, और ये 10 डिफरेंट स्टोर्स हमने विज़िट किए हैं, बहुत सारे स्टोर्स को विज़िट किया है और 10 लीटर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी प्राइस को नोट डाउन किया है। तो ये हमारे पास डेटा सेट आ गया है कि पहले स्टोर के ऊपर मतलब एक स्टोर पे इसकी प्राइस 74 थी, 2 स्टोर्स पे इसकी प्राइस 75 थी, 10 स्टोर्स पे इसकी प्राइस 77 थी और 1 स्टोर ऐसा था जिस पे इसकी प्राइस 80 थी। तो अब हमने ये हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है। तो अब हमने इसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है, राइट। तो मीन निकालने के लिए ये सिंपल हमारे पास ये वेटेड सम का हम फार्मूला, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली वेट होता है इन सब प्राइसेस का, राइट। तो ये वेटेड सम मीन निकालने के लिए हमने इसका वेटेड मीन निकालना होगा। तो हमने इसकी प्राइस रखी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखी, ये बेसिकली वेट हैं, वेट को हमने प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास एक तीसरा कॉलम आ गया वेटेड प्राइसेस का। तो ये भी वेटेड प्राइसेस आए, इन सब को हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया हमारे पास 1917, और फिर हमने फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की हुई है, ये हमारे पास 25 आई है। तो 1917 को 25 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा या मीन आ जाएगा इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। तो 1917 इसको 25 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 76.68। अच्छा, मीडियन मालूम करना है हमने, तो इसके अंदर हमारे पास 25 वैल्यूज़ होंगी, चूँकि हमारे पास ओके राइट नाउ हमारे पास इसके अंदर 25 वैल्यूज़ हैं, तो 12.5 जो पोजीशन होगी, अगर इस हम पूरे डाटा को अगर हम एक असेंडिंग ऑर्डर में रखें, ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में ही है हमारे पास, जो डेटा सेट हमें गिवन है ये असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है। तो 12th पोजीशन के ऊपर तो हम देखें 12th पोजीशन पे क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, और ये 3 और 8 11 पोजीशन। तो 12th पोजीशन के ऊपर हमारे पास आ रहा है ये 77, राइट। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड यहाँ पर आई, और थर्ड में जब 8 ऐड किया तो 11th पोजीशन के ऊपर 76 है और 12th पोजीशन के ऊपर 77 है। तो बेसिकली 12.5 मीन्स कि हमने 12th पोजीशन के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है वो 75, वो हमारा मीडियन है। और मोड मीन्स के रिपीटेशन किसकी है, रिपीटेशन आप इसमें देख लें कि यहाँ पे आ रहा है हमारे पास रिपीटेशन एज सच, इसके अंदर 74 हो रहा है रिपीट, 75 नहीं हो रहा रिपीट, 76 भी नहीं हो रहा, 77, 78, 79, 80, ये हमारे पास सब की सब जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली हमारे पास
ओके नहीं, हमने इसके लिए फ्रीक्वेंसी का कॉलम आई थिंक हमने देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी के अंदर रिपीटेशन किसकी है। सॉरी, आप देखें 77 जो है ये 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो मॉड सिंपल हमारे पास इसका 77 होगा, राइट। तो मॉड 77 है, इसकी रिपीटेशन 10 टाइम्स है, मैक्सिमम है। अब हम पढ़ते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर के रिव्यू करते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या कुछ स्टडी किया। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट देखा कि कितनी टाइम्स एक डाटा सेट के अंदर नंबर रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी को किसी एक डिसिप्लिन मेथड में को रिप्रेजेंट करें तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो वेज हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और सेकंड वन हमारे पास हिस्टोग्राम है। और सेंट्रल टेंडेंसी को हमने मेजर करने की तीन हमने मेजर्स देखी थी। एक थी उसके अंदर मीन, वेटेड मीन, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, मीन या वेटेड मीन। सेकंड वन था हमारे पास मीडियन और तीसरा था हमारे पास मॉड। और फिर हमने इन्हीं कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमने देखा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर मीन, वेटेड मीन, मीडियन और मॉड को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास समरी है। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट था कि कोई नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रीक्वेंसी को ही हम लिखते थे इन टर्म्स ऑफ क्लासेस। हिस्टोग्राम में हम क्या करते थे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते थे। सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद ये होता है कि एक डेटा सेट के अंदर सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल इंक्लिनेशन या सेंट्रल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और उसको टोटल नंबर पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीन निकल आया। मीडियन हमारे पास क्या होता है कि एक डेटा सेट को हमने डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो सेंट्रल लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है वो मीडियन होता है। और मॉड क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी रिपीटेशन सबसे ज़्यादा हो डेटा सेट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट मैप है पूरे चैप्टर का कि फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ के अरेंजमेंट को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के दो वेज हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल और हिस्टोग्राम। और सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमने तीन मेजर्स देखी थी, एवरेज, मीडियन और मॉड। एवरेज निकालने के लिए सम को टोटल वैल्यूज से डिवाइड करना है। मीडियन हमारे पास जब हम उसको एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो हमारे पास सेंटर पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको हम मीडियन कहते हैं। और मॉड क्या होती है, जो कि एक डाटा सेट के अंदर जो रिपीटेटिव वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मॉड कहते हैं। और इस तरह से हमारे इस चैप्टर का एंड हुआ। तो आपने देखा, हमने चैप्टर 12 इसके अंदर हमने समझा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहती हैं, और मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप इसके अंदर कमेंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं।